हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। अभी एक बड़े आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। यहाँ पर ये जितने भी आईपीओ हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे आईपीओ में आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। वो कॉमन चीज़ क्या है? शेयर होल्डर कोटा। ये शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर कोटा से जब भी आपको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो चांसेस होते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी को लेकर बहुत से लोग यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा को लेकर अपडेट के लिए, जानकारी के लिए हमेशा ही सोचते हैं कि हमें इसमें कैसे आपको अप्लाई काम करेगा, कितने शेयर बाई करना होगा, कब तक बाई करना होगा। डिटेल में हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहले जो अभी आईपीओ की जो अपडेट निकल कर आई है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, जहां जिसका आईपीओ का साइज रहेगा वो 10,000 करोड़ का आईपीओ साइज रहने वाला है। और इसमें 7500 करोड़ रुपए का ये यूटिलाइजेशन जो पेमेंट में होगा वो कहां पर होगा? प्री पेमेंट, रीपेमेंट के माध्यम से होगा। और रेस्ट जो 2500 करोड़ का जो आईपीओ रहेगा उसका वो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से फंड जुटाने वाले हैं। अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से रहेंगे? ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी आईपीओ, एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी आईपीओ। ये 2025 से पहले ही आने के चांसेस हैं और इसी वजह से यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जब भी कोई आईपीओ आता है तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। वो क्या होती है? डीआरएचपी फाइल। जब ये डेटा जब फाइल किया जाता है तो ये कंपनी की इंफॉर्मेशन जो चीज़ें जब सेबी को जाती हैं तो इसके बाद ही आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको शेयर बाय करना होता है। और जब ये फाइनल डेटा आता है तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी खो देते हैं। अगर ये फाइनल डेटा आ गया तो उसके बाद आप अब एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करें कि ग्रीन एनर्जी के बारे में। ग्रीन एनर्जी अगर देखा जाए तो आने वाले समय में एक ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अभी आपने देखा ही होगा कि पिछले एक साल से लगातार जो ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में वर्क करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसी वजह से देखा जाए तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी बड़ा अभी आने वाले समय में उद्देश्य है। कि उद्देश्य अगर बात करें तो 2030 तक अपना जो टारगेट है, जो टोटल मानकर चलिए कि जो 100% जो आज इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाती है, वो अभी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस जो की जाती है वो कहाँ से, वो इस तरीके से की जाती है। वो आने वाले समय में हम लोग ये 50%, टोटल 50% जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो 2030 तक कौन से सेगमेंट में? वो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल के माध्यम से, यानी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और 2070 तक हमारा टारगेट है कि जीरो इमिशन, यानी यहाँ पर हम लोग कार्बन उत्सर्जन पूरी 100% एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो ये टारगेट है और इसी को लेकर 2024 से लेकर 25 में आपने देखा था कि यूनियन बजट के अंदर इसमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्रोविजन प्रोवाइड किए गए थे कि जिससे कंपनियाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। और इसी वजह से आपने देखा था कि 2024 के अंदर 1515 स्टॉक जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक रहे, जिनमें 100% से अधिक की रैली देखने को मिली है। अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का अभी हाल ही में जो कल आईपीओ आया था उसमें भी आपने देखा था कि उसमें जो बड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग जो कंपनी काम करती है, जिसका आज शेयर लगभग आपको 1400 के प्राइस पर आपको जो देखने को मिल रहा है, उसने कितना रिटर्न्स दिया था पिछले एक साल के अंदर देखा जाए तो उसने 1000% से एवब के रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले अगर 3 साल के अगर रिटर्न्स देखा जाए तो 3 साल में उसने अगर आपने अगर 20,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहाँ पर आपका 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ से भी ज़्यादा बन चुका होता। क्योंकि वो 2 रुपये का शेयर और 337 रुपये पर आज वो आपको इस जो 2024 के अंदर हाई उसने क्रिएट किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक रहे, चाहे अडानी ईएनटी के आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसी वजह से जैसे इसमें केपीआई ग्रीन को भी आप देखेंगे, ये भी एक स्टॉक रहा जिसने एक साल के अंदर 300 से ज़्यादा रिटर्न, 314% के रिटर्न्स। और केपी एनर्जी ने भी 276% से एवब के रिटर्न्स। सुजलान एनर्जी के आप देखेंगे तो पिछले एक साल में कितना 8 रुपये का शेयर प्राइस हुआ करता था, 8 रुपये वाला 86 रुपये तक गया। और एक साल का ही देखेंगे तो यहाँ पर 330% से एवब के रिटर्न्स दिए हैं। तो यही कारण है कि अभी जो ग्रीन एनर्जी के जो आईपीओ रहे, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आईपीओ रहे, आपने देखा होगा अल्पेक्स ने कितने रिटर्न्स, जो लिस्टिंग आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी 186% की लिस्टिंग। ऐसे ही आपने प्रीमियर एनर्जी में भी देखा था 120% की लिस्टिंग। और वरी एनर्जी की कल जो आपने देखा था उसका भी आपने आईपीओ
लगभग आप देखेंगे तो 66% से अबव की लिस्टिंग रही। तो ये जितने भी आईपीओ आए ग्रीन एनर्जी के आईपीओ, वो पास्ट में भी अच्छे करके आए हैं और आने वाले समय में भी अच्छे करेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई करना है। शेयर होल्डर कोटा में क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा एक ऐसा होता है कि जहाँ से आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा देखा जाए, जो टोटल आईपीओ साइज रहता है तो 5 से लेकर 15% शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। और वहाँ पर जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो प्रेफरेंशियल वाइज होता है। अभी अलॉटमेंट प्रोसेस को ही देखेंगे तो यहाँ पर 35% जो होता है वो रिटेल कैटेगरी के अंदर, एचएनआई की कैटेगरी को देखा जाए तो 15%, और ऐसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर के लिए 50% का यहाँ आपको शेयर होल्डर कोटा रहता है। अब इस कोटा के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कि 10% का अगर शेयर होल्डर कोटा दे दिया गया, तो अगर आपने 10 लॉट अप्लाई किया है, 10 लॉट में आपको अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो लॉट्स के हिसाब से देखा जाए, अगर सब्सक्रिप्शन भी अगर 10 टाइम्स हुआ है तो एक जो आईपीओ मिलेगा वो आपको प्रेफरेंशियल वाइज आपको जरूरी मिलेगा। यानी यहाँ पर जो चांसेस होंगे, सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी वो शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए रहेगी। तो इसी वजह से बहुत से लोग शेयर होल्डर कोटा को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। और आपने अभी देखा भी था कि बहुत से अभी आईपीओ अभी आ भी चुके हैं शेयर होल्डर कोटा का, लेकिन वही रिन्यूएबल एनर्जी का जो एनर्जी का आईपीओ था उसमें शेयर होल्डर कोटा किसी भी तरह का नहीं था। अब ये सारे आईपीओ आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, जो हम अभी इस वीडियो में चर्चा किए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के जो 4 अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, एनटीपीसी का ही मानकर चलिए कि इसका भी आने वाला है, तो अभी इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें जब भी ये चीज़ें देखना होता है तो हमें 4 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमें कंपनी की वैल्यूएशन देखना होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, फंडामेंटल क्या है, इसने परफॉर्मेंस किस तरह से दी, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस, और इसकी रेवेन्यू, असेट, ये चीज़ें किस तरह से ग्रो हुई। ये हम लोग तब वैल्यूएशन करेंगे जब इसका जब डेटा आएगा, जब प्राइस बैंड आएगा तब उस समय हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे, या डेट आएगी उसके बाद जब रिटेन डेटा आएगा कि किस तरह से इसने ग्रो किया है, कि क्या क्या चीज़ें वैल्यूएशन में है, प्राइस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी चीज़, मार्केट ट्रेंड भी ये दर्शाता है कि मार्केट ट्रेंड कैसा है। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, अगर डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे में आप देख भी रहे हैं कि जो भी ऐसे में आईपीओ आते हैं तो वो जनरली देखा जाए तो उसमें अच्छी लिस्टिंग नहीं देखने को मिली है। और यही कारण रहा कि अगर अक्टूबर के अंदर जितने भी आईपीओ आए, अक्टूबर के अंदर आपने देखा कि मार्केट में 8% तक का करेक्शन देखने को मिला है। अब इसी वजह से, करेक्शन की वजह से जितने भी आईपीओ रहे, लगभग आप कहेंगे तो कुछ ही ऐसे आईपीओ रहे जिनमें आपको प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। बहुत से ऐसे कंपनियां रहे या आईपीओ रहे कि जिसमें डिस्काउंट पर लिस्टिंग, जैसे दीपक बिल्डर में आपने देखा था कि उसकी क्वार्टरली सेल्स सब कुछ ठीक था, सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको 1.5% का डिस्काउंट पर लिस्टिंग होता और उसके बाद 20% का करेक्शन, यानी आईपीओ प्राइस बैंड से 20% का फॉल हुआ था। तो ये कारण सिर्फ और सिर्फ किस वजह था, वो वजह था मार्केट ट्रेंड। अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए। सब्सक्रिप्शन में आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ पर QIB वाले कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, HNI वाले कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, रिटेल कैटेगरी के लिए कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, पहले दिन कितना हो रहा है, दूसरे दिन कितना हो रहा है, यानी तो उसके हिसाब से भी हम लोग देखते हैं। फिर तीसरी चीज़ GMP भी तय करता है कि इसका कितना लिस्टिंग हो सकता है, किस आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये जब चारों डेटा जब मिलते हैं तभी हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमें अप्लाई करना है या अदरवाइज हमें अवॉइड करना है। तो अभी जो डेटा आया है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका एनालाइज इस वजह से करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका सही वैल्यूएशन है, कितना वैल्यूएशन है, क्या फेयर वैल्यूएशन पर ये आने वाले समय में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे अभी हम लोगों को जो डेटा अवेलेबल है, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, एनटीपीसी जैसे कि आप भी जानते हैं कि इंडिया की महारत्न कंपनी और PSU कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उसी का आईपीओ आने वाला है। इसकी अगर अभी बात करी जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो अभी टोटल जो मेगावाट जो बिजली प्रोड्यूस करती है वो 3071 मेगावाट, और जो आने वाला और 100 मेगावाट का जो प्रोड्यूस करती है वो विंड प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो अभी देखा जाए तो इस तरह से विंड प्रोजेक्ट के हिसाब से 100 मेगावाट और 3071 मेगावाट टोटल इसका प्रोडक्शन अभी देखने को मिला है। और आने वाले समय में इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो कैपेसिटी को लेकर टारगेट है वो 60 गीगाबाइट का टारगेट है, और जिसका अचीवमेंट डेट इन्होंने ये डिसाइड की है कि 2032 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। और इसी को
जैसे कि इसी को लेकर अब इतना बड़ा टारगेट है तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसी वजह से ये आईपीओ आया 7500 करोड़ का, यही 7500 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन इसी बजट का होगा। इस वजह से ये आईपीओ आया है। अभी देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये 3.5 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी से अभी बिजली प्रोड्यूस कर रही है। और जो अभी देखा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर 28 गीगावाट का अभी अंडर डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी है जो एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है, 2022 में अलग की जाती है और इसी की अभी सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पर आपको एनटीपीसी का शेयर बाय कर लेना चाहिए। वो अभी जो आपको जो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 406 रुपये का। एक शेयर भी आप बाय कर लेंगे तब भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कम से कम एक शेयर आपको बाय कर लेना चाहिए। और एक शेयर आप किसी भी आप डीमेट में बाय कर लीजिए। एंजल में अगर आप बाय करते हैं, चाहे आप जरोदा में बाय करते हैं या आप स्टॉक में बाय करते हैं या धन में आप बाय करते हैं या किसी भी ब्रोकर फर्म में आप बाय करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। आप अप्लाई करने के लिए इनमें से किसी में भी आप अप्लाई करेंगे, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो डेटा आपका जो जाता है वो पॉइंट बेसिस पर जाता है और पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपने अप्लाई किया। आपको ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने एंजल में बाय कर लिया तो आपको एंजल के अंदर ही अप्लाई करना है, जरोदा में बाय किया तो जरोदा के अंदर बाय करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो डेटा रहेगा वो किस बेसिस पर जाएगा, वो पॉइंट बेसिस पर जाएंगे। आप किसी भी अप्लाई करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ आएगा वो हमें ये लगता है कि ये दिसंबर के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी आने वाले समय में नवंबर में हो सकता है कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ सकता है, उसका प्राइस बैंड आ सकता है। तो एनटीपीसी को लेकर हम ये सोचते हैं कि इसका में भी हो सकता है कि दिसंबर के अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे एसजीबीएन का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आपको शेयर बाय करना होगा, ओएनजीसी का, एसजीबीएन का बाय करना होगा, एनएचपीसी का बाय करना होगा। इसको आप पहले से ही बाय कर लीजिए। आपको नहीं मालूम होगा कि आरएचपी कब फाइल होती है। आरएचपी जब फाइल हो जाएगी तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यही वजह है कि आपको जैसे आप एनटीपीसी को बाय करना है तो एनटीपीसी को आप कल या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप बाय कर सकते हैं और उसको जब बाय कर लेंगे तो वहाँ आपको शेयर होल्डर कोटा का लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने जो भी संभावित जो डाउटें हो सकती थी उसके बारे में डिस्कशन किया। हमने ये भी डिस्कशन किया कि कैसे अलॉटमेंट को चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे में आपके क्या डाउट हो सकते हैं, अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।